हूं आपके साथ नेहा दुबे और आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर कितने तैयार हैं हम। कोरोना महामारी का नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वहीं पुरानी तस्वीरें फिर से सामने छा जाती है कि कैसे दुनिया भर के लोग इस महामारी की वजह से घरों में कैद हो गए थे, कैसे लोग भूख, दवाई और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की पूर्ति के लिए तड़पने लगे थे। जो जहां था वहीं पर होकर रह गया था। आपको बता दें कि देश भर में 2 दिन कोरोना मॉक ड्रिल की गई। अस्पतालों में सोमवार और मंगलवार को मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। कोरोना को लेकर कितने तैयार हैं हम। कोरोना मॉक ड्रिल भी की गई अस्पतालों में और सोमवार और मंगलवार को मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये मॉक ड्रिल सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में की गई। हर रोज बढ़ता कोरोना अब डराने लगा है। भारत में बुधवार को कोविड-19 संक्रमण के मामलों में भी बड़ा उछाल देखा गया। देश में बीते 24 घंटे के दौरान ही कोरोना वायरस संक्रमण के 7,830 नए मामले सामने आए और एक दिन पहले यानी मंगलवार को कुल 5,676 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक इन मामलों के साथ ही देश में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 40,215 पर पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश के फिलहाल कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं वो किस कदर है ये भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन संक्रमित 40,215 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.9% है। वहीं अब तक कुल 4 करोड़ लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, यानी मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.73% है। जबकि इस महामारी के चलते देश भर में अब तक कुल 5,31,016 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान ही 441 टीके लगाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में 19 दिसंबर 2020 को कोरोना संक्रमण के मामले में 1 करोड़ से अधिक मामले सामने आए थे और वहीं 4 मई 2021 को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले 4 करोड़ के पार चले गए थे। हालांकि इसके बाद इन मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, जो पिछले महीने से दोबारा से बढ़ने लगी है। तो कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे मामले लोगों की टेंशन को बढ़ा रही हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। बहुत स्वागत है डॉक्टर चावला आपका। इस वक्त हमारे साथ मधुकर गुप्ता जी भी हैं, जो कि पूर्व आईएएस है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर नरेश चावला आपके साथ करते हैं। डॉक्टर चावला, ये समझाने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ये बढ़ते कोरोना के मामले ये क्या संकेत दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं और कितना सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए नेहा, ये बातचीत पहले भी हुई है और मैं अपने शब्दों को दोहराना पसंद करूंगा। नो डाउट पिछले 3-4 हफ्ते से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि जैसा कि आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल रही थी कि कोरोना का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो मेरा पहला उद्देश्य तो है कि डराना नहीं है, सिर्फ एहतियात करना है। तो उसको देखते हुए अभी भी जो ये नया वेरिएंट है XBB 1.16, ये बिल्कुल भी लीथल या ज्यादा इन्फेक्शियस या डेंजरस नहीं है, जैसा हमने 2021 के अप्रैल मई में डेल्टा वेव में देखा था। तो इसलिए पल से जो लोग डर रहे हैं, डरने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात करने की जरूरत है, लेकिन वो मेरे देशवासी ऑल अक्रॉस इंडिया हम देखते हैं कि एहतियात नहीं कर रहे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं और जहां तक मेरा डर है कि अभी केसेस थोड़े और बढ़ेंगे,
क्योंकि मेरे हिसाब से टेस्टिंग थोड़ी कम हो रही है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब टेस्ट मत कराओ, हम टेस्ट करवाएंगे तो हम नोटिफाई हो जाएंगे, हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, घर के दूसरे लोगों को हमें आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। तो इस स्टिग्मा की वजह से लोग टेस्ट ही नहीं करवाते। अगर हम टेस्ट करवाए जाएं तो आज भी नंबर ऑफ केसेस 7-8 हजार नहीं है, बल्कि 70-80 हजार है इवन आज भी। लेकिन पर से मैं दोबारा अपने शब्द दोहराऊंगा, क्योंकि जो ये लेटेस्ट वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा। ये कोई जैसे कि निमोनिया होता था पहले डेल्टा वेव से 2021 में, या जिससे ऑक्सीजन कम होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एक तरफ हमें हमेशा कहता आया हूँ, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसी को फॉलो करना जरूरी है। उसमें भी हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं है। भीड़ भाड़ का ना करना, वो अपना मास्क इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीजें, प्लस अपनी पर्सनल हाइजीन जिसमें हाथ को वॉश करना या सैनिटाइज करना, अगर हम 3-4 चीजें मान लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इस टाइम का जो थोड़ा सा आवेश चल रहा है कोरोना का, ये बहुत जल्दी 3-4 हफ्तों में। ठीक है डॉक्टर चावला ये बताइए कि बाकी हमने वेरिएंट अभी तक देखे, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट देखे, उनके सिम्टम्स देखे कि आखिर किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं उन मरीजों में जो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। ये वेरिएंट उन बाकी वेरिएंट से अलग कैसे हैं, और क्या अभी तक जो मरीज आ रहे हैं उसके अंदर बहुत तेज फीवर के भी सिम्टम नजर आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने जो देखा था वो यही था कि आपकी बॉडी में फीवर रहता है 100 डिग्री के आसपास, लेकिन अब जो मामले आ रहे हैं, क्या उसमें फीवर की जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो ज्यादा सामने आ रहे हैं? ज्यादा फीवर आ रहा है क्या मरीजों को? देखिए, फीवर पहले भी 103 तक जाता था और बॉडी पेन्स बहुत होते थे। हम तो जमीनी सच्चाई है, क्लिनिक्स में एक्चुअली पेशेंट्स देख रहे हैं। आई नो ऑफ एटलीस्ट 10-15 पेशेंट्स जो मैं डेली देखता हूँ, दे प्रेजेंट लाइक फ्लू लाइक ओनली। फ्लू लाइक मीन्स उनको बुखार होगा, थ्रोट पेन होगा, कोल्ड होगा, कफ हो सकती है। जो उनमें नहीं है, जो सिम्टम डेल्टा वेव में 2021 में बहुत ज्यादा था, वो था चेस्ट का एकदम घुटन होना शुरू हो जाना, निमोनिया लाइक कंडीशन, वो हमें देखने को नहीं मिल रही। तो इस जो अभी हमें केसेस दिख रहे हैं वो काफी माइल्ड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 102, 3, 4 तक बुखार हो रहा है और 5-7 दिन लग भी रहे हैं, बट फर्स्ट बड़ी आसानी से रिकवर कर जाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा पेशेंट्स को स्ट्रेटिफाई करता आया हूँ। स्ट्रेटिफाई मीन्स कि पेशेंट्स वो जो कि बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं, 15 साल से लेकर 50 साल तक के हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। उनको एंटीबायोटिक भी नहीं लेना है। उनको बड़े आराम से अपने घर पे आइसोलेशन में चले जाएं, अपना पानी का ख्याल रखें, अपने खाने का ख्याल रखें और सिंपल पैरासिटामोल लेवें। अगर 2 दिन तक उनका बुखार ना उतरे तो अपने वो फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, वो अपना RT-PCR टेस्ट कराएं। तो दूसरी कैटेगरी जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करता आया हूँ, वो है या तो 5 साल तक कम के बच्चे, या एक्सपेक्टेंट या प्रेग्नेंट मदर्स, या तीसरी कैटेगरी जो 60-65 से ऊपर हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी। नहीं, बच्चों का भी यहाँ पर जिक्र आपने किया है, बच्चों के बारे में भी मैं आपसे तफसील से चर्चा करूंगी, लेकिन मधुकर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर जी, क्योंकि इससे पहले देखिए हम वो लहर देख चुके हैं, वो स्टेज देख चुके हैं जब प्रशासनिक स्तर पर बहुत खामियां थी, बहुत बेहतर तैयारियां नहीं थी, कोरोना की वजह से लोग घर में कैद थे और जब अस्पताल का रुख कर रहे थे तो उन्हें इलाज नहीं मुहैया हो पा रहा था। प्रशासनिक स्तर पर भी कई खामियां थी, उन खामियों को भी दूर करने की जरूरत उस वक्त थी, लेकिन क्या उस तमाम लहरों से आज हमने सीखा है, और अगर सीखा है तो किस स्टेज पर सीखा है, किस लेवल पे सीखा है, और कहां तक हमने उन खामियों को दूर किया है? मधुकर जी, 2020 में जो पहली लहर आई थी, उसके बाद से निरंतर अनुभव के कारण बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हुई हैं। जो प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप हो गए हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं सरकार में, प्राइवेट सेक्टर में बेटर इक्विप्ड है। वो अनुभव जो पहले नहीं था वो उनको मिल चुका है, तो उसमें काफी सुधार हुआ है। इसके साथ साथ एक चीज को नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये किसी के लिए समस्या है, किसी के लिए आपदा है, तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, जिनके मालिक आज हमारे देश के सबसे अमीर लोगों में उनका शुमार होने लगा है। 2-3 साल में
वैक्सीन दवाइयां बना के वो इतने अमीर हो गए हैं कि भारत के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, ये सबसे ज्यादा पैसे वाले घराने हैं, उनमें उसका शुमार होने लगा है। इसका ध्यान, हम लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं है। अस्पतालों में भी जो कमरा 5,000 का था 25,000 में बेचा उस वक्त, 50 में। तो डरा के लोगों को एक, मतलब बहुत सारे लोग इसको धंधा बनाना चाहते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी राय से सहमत हूँ। ऐसी कोई भयभीत होने वाली स्थिति नहीं है, परंतु जैसे कहते हैं कि वी हैव टू कीप आवर गन पाउडर रेडी, ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पे हम अपने एम्युनिशन का यूज कर सकें। परंतु जिस तरह से मास्क जो है, जिसकी कीमत मान लीजिए 5 रुपए थी या 2 रुपए थी, वो 50 रुपए में बिके हैं, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं करें एक राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये सब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वो भी हुआ है, वो तमाम चीजें रिपीट नहीं होना चाहिए। और सर, उस वक्त हमने देखा था दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, मेडिकल की तमाम चीजों की कालाबाजारी हो रही थी। ये कहा जा रहा है कि महंगे रेट पे दवाइयां बेची जा रही थी। इंजेक्शन रेमडेसिविर, जिसका हम जिक्र बार बार उस वक्त कर रहे थे, उसके लिए किस तरह से भगदड़ मची हुई थी, अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी। वही एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि अब प्रशासनिक स्तर पे हम किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं ताकि कम से कम उस स्टेज से दोबारा ना निकलना पड़े। ये भी हम समझेंगे। डॉक्टर नरेश चावला, ये हमें समझाइए कि इस वेरिएंट में हॉस्पिटलाइजेशन की कितनी जरूरत पड़ रही है। और दूसरी बात, ये बच्चों का जब आप जिक्र करते हैं, बच्चों में खास तौर पे उल्टी या फिर दस्त की शिकायत देखी जा रही है और फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या उस स्टेज में RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत है? और ये कोरोना बच्चों के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बच्चों में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन पर से ना हॉस्पिटलाइजेशन एडल्ट्स में ज्यादा है, ना हॉस्पिटलाइजेशन बच्चों में ज्यादा है। तो बच्चों पर जैसे ही बच्चे को बुखार आवे तो नो डाउट उसका RT-PCR टेस्ट होगा। बच्चा थोड़ा बड़ा है, 2-3 साल, तो आसानी से टेस्ट कराया जा सकता है और डायग्नोज करके उसको अलग किया जाए। मत भूलिए, बच्चे को इन्फेक्शन कहाँ से आता है, कोई ना कोई उसको बड़ा इन्फेक्शन देता है। तो इसलिए घर में दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी अच्छे से सिंपल नर्सिंग केयर, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। बच्चे के पानी का ख्याल रखा जाए। बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको ORS का पानी दो, उसको नारियल पानी दो, उसको नींबू पानी दो। थोड़ा सा नर्सिंग केयर की जरूरत है। और जितने भी मैंने बच्चे देखे हैं पिछले कुछ समय में, बड़ी आसानी से ठीक हो रहे हैं। किसी को भी बहुत ज्यादा निमोनिया नहीं हुए हैं। तो पर से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जो ये XBB 1.16 है, अभी तक एक्सेप्ट फॉर सम एल्डरली पर्सन जिनको मैं जिक्र कर रहा था, जिनको की कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनके अलावा किसी भी एबल बॉडीड में बहुत ज्यादा नुकसान की कोई भी खबर नहीं है ऑल अक्रॉस इंडिया। अभी तक एक भी डेथ हम ऐसे नहीं कहेंगे कि जिसको हम कहेंगे कि वो कोरोना पर से अलोन से हुई है। तो अभी तक वी आर, जैसे कि मधुकर जी बोल रहे थे कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जो हमने पिछले जो 2 वेव्स में जो तबाही 2 किस्म से देखी, एक पैनिकीनेस से, आज भी आपके चैनल के माध्यम से हमारा एक ही निर्देश है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, शांत रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। नंबर 2, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है सर, थोड़ा सा बताइए कि 7 दिन तक रहता है? 5 to 7 days, 5 से 7 दिन चलता है। पहले 2-3 दिन तेज बुखार रहता है, उसके बाद बुखार थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है और सिंपल पैरासिटामोल से, बहुत ज्यादा दवाएं या सख्त दवाइयां इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और एंटीबायोटिक जब तक कोई सुपर ठीक है। दरअसल ये समझाने की कोशिश करें कि जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले किया जा रहा था कि इसका जो ड्यूरेशन है वो तो आपने बता दिया है, लेकिन अब ये भी समझाइए कि जब सिम्टम्स आते हैं, जो आपने बोला कि बुखार आता है या फिर बच्चों में जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं, उस वक्त अगर तेज बुखार आ रहा है, क्या किया जाए? क्या घर में उपचार किया जाए ऐसा, और कौन सी दवाइयां ऐसी दी जाए जिससे कि कम से कम फौरी तौर पर राहत मिले और उसके बाद जाके डॉक्टर को दिखाया जाए? देखिए नेहा, अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर पेशेंट एबल बॉडीड है, पेशेंट एक स्वस्थ आदमी है, तो आपको बहुत ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। सिंपल पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम
जो बड़े आसानी से मार्केट में मिलती है वो OTC के रूप में ली जा सकती है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है पेशेंट की अच्छी नर्सिंग केयर, जिसमें हमने बार बार पानी का महत्व बताया है। आप किसी किस्म का भी पानी, चाहे खाली पानी हो, चाहे नारियल पानी हो, चाहे नींबू पानी हो, चाहे ORS का पानी हो, इसको बार बार पीजिएगा। और एक एडल्ट आदमी को कम से कम 3.5-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अपना नॉर्मल खाना खाइएगा। अगर आपको कोई खांसी उसी रहा है तो आप स्टीम इनहेलेशन लीजिएगा। अगर आपको गले में खराश है तो आप गर्म पानी में नमक डाल के गराइएगा। इतना मैनेजमेंट 2 दिन के लिए काफी है। अगर 2 दिन बाद आपका बुखार सेटल हो रहा है तो आप कुछ मत करिएगा, घर में आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपका फीवर सेटल नहीं हो रहा है तो आप अपने फिजिशियन के पास जाइएगा, अपना RT-PCR टेस्ट करवाइएगा। तो अगर आपको खांसी ज्यादा तो आप अपना ब्लड काउंट भी टेस्ट करवा सकते हैं। ये तो है जो लोग स्वस्थ हैं। लेकिन जो मैंने पहले भी जिक्र किया, जो 60 to 65 प्लस वाले लोग हैं, तो जिनको कोई दूसरी बीमारियां पहले से हैं, प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज, उनको हम पहले दिन ही बड़ी सीरियसली लेते हैं। उनको उनका RT-PCR भी पहले दिन करवाया जाए, उनका ध्यान भी दिया जाए, उनकी जो दूसरी कॉन्कोमिटेंट बीमारियां चल रही हैं उनका ख्याल अच्छे से किया जाए। और प्लस अगर कोई पेशेंट को ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, कोई उनका ऑक्सीजन लो जा रहा है, तो उस हिसाब की मदद को बदला जाए या जल्दी हॉस्पिटलाइज किया जाए। उनकी हमें चिंता ज्यादा करनी है। नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बूस्टर डोज की कितनी जरूरत इस वक्त आप समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहले भी उठी है। मैं कहूंगा कि बूस्टर डोज जरूर लगानी चाहिए, पर्टिकुलरली जो वो वर्ग जो मैंने पहले कहा सीनियर सिटीजन हैं, 60 to 65 वाले हैं, उन सबको कोरोना का बूस्टर भी लगवाया जाए, उनको फ्लू और निमोनिया का भी इंजेक्शन लगाया जाए। इन लोगों के हताश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सर, ये फ्लू और कोरोना में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा समझाएंगे आप? क्योंकि ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत मेजर सवाल है और हमारे जो दर्शक है वो भी समझना चाहेंगे। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बोलते फ्लू है, कई बार जाते हैं कहते हैं ये तो वायरस है। ये आम भाषा में थोड़ा सा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। पिछले कुछ महीनों से हमने अपने देश में देखा था इन्फ्लुएंजा, जिसमें इन्फ्लुएंजा H3N2, इन्फ्लुएंजा H1N1 और इन्फ्लुएंजा B के केसेस ज्यादा हो रहे थे। आपका कहना है कि इनकी प्रेजेंटेशन कुछ अलग होती है, तो प्रेजेंटेशन अलग नहीं होती। जब एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो सारे सिम्टम फ्लू लाइक ही होते हैं। इसमें या वो कोरोना भी हो सकता है, वो फ्लू भी हो सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर कोरोना रूल आउट करता है। जब कोरोना रूल आउट हो जाता है, ये नहीं है कोरोना, तो हम फ्लू टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन फ्लू का टेस्ट हमारे देश में थोड़ा महंगा होता है, हालांकि अवेलेबल है, तो अब हम उसको फ्लू मान लेते हैं। बट मैं नेहा आपको बता दूं आपके दर्शकों के लिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज दोनों के ट्रीटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स नियरली सेम रहते हैं और दोनों सेम किस्म का नुकसान कर सकते हैं। आज से 3 साल पहले जब कोरोना बिल्कुल नहीं आया था, तो जो हम आज कोरोना से डर रहे हैं उस समय हम फ्लू से डरते थे। अब हमें दोनों से डरना पड़ रहा है। लेकिन दोनों के ट्रीटमेंट्स, जो स्ट्रेटेजी है, ट्रीटमेंट लाइनअप है, जो देखभाल है, जो प्रिकॉशंस हैं, वो टोटल सेम रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल टोटल फेल है प्रिकॉशंस। लेकिन मधुकर जी, ये प्रिकॉशंस लेने के लिए इससे पहले हमने देखा कि प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बरती गई थी। क्या लगता है कि उस सख्ती को दोबारा से बरतने की जरूरत है? हालांकि बहुत डरने की जरूरत नहीं है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लगातार डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सतर्कता ही ये कहा जा सकता है कि हमारी सुरक्षा और सतर्कता बहुत जरूरी है। लेकिन क्या लगता है कि उस सतर्कता और सुरक्षा के लिए प्रशासन को थोड़ा सा सख्त होना अब पड़ेगा? ये दुधारी तलवार है। जरा सा सख्ती करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है और सख्ती एनफोर्स करने में गलतियां होती हैं। आप एग्री कर रहे हैं ना जी? अब मान लीजिए पुलिस है या जो वॉलंटियर्स है वो मास्क के लिए भी सख्ती करते हैं, हाँ। तो वहां भी रेंट सीकिंग चालू हो जाता है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं फ्लाइट, पहले की बात है, मैं फ्लाइट ले रहा था, मेरे 6 फीट तक कोई आसपास आदमी नहीं था। मैं सिर्फ अपना बोर्डिंग पास एयरपोर्ट पर निकाल रहा था तो 4 आदमियों ने मुझे घेर लिया कि साहब फाइन दीजिए। मैंने कहा भैया मेरे आसपास कोई आदमी है, मैं अपना बोर्डिंग पास नहीं निकालूं, सारा टाइम मास्क लगा के तो नहीं घूमूंगा। तो लोग, पीपल गो ओवरबोर्ड इन एनफोर्समेंट। तो स्वेच्छा से अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो हमारे देश के लोग जो हैं उनको थोड़ा जागरूक और करना पड़ेगा। एनफोर्समेंट लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए। तो क्योंकि एनफोर्समेंट के और डाउन साइड्स हैं, बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उसके एनफोर्समेंट के। क्योंकि एनफोर्समेंट करने वाले जो लोग हैं वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। वो सब तरीके से, मैं एक और उदाहरण देता हूँ।
पहली वेव जब आई थी तो हमारे पड़ोसी दिल्ली में जो थे उनको कोरोना हो गया। अब उनको बार बार फोन आया कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए। तो जब मुझे बताया गया तो मैंने उन साहब से बात की। मैंने कहा भैया आप कौन हो? बोले साहब मैं टीचर हूँ, पर मुझे इन्होंने विजिलेंस वाली टीम में रखा हुआ है। तो मैंने कहा उनको तंग क्यों कर रहे हो? बोले सर वो क्वारंटीन हो जाए। मैंने कहा होम क्वारंटीन हो रखे है ना। बोले साहब वो सर्टिफिकेट दे दें। तो अब उसके बाद उनको तंग नहीं किया उसने। तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 10,000 रुपए का कमरा कहाँ से अफोर्ड करते? तो पर बार बार फोन जाएगा तो जाहिर है प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो न्यू कन्वर्ट्स होते हैं वो बहुत बहुत पैशनेटली इन चीजों को एनफोर्स करते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। कहना बहुत आसान है कि सख्ती की जाए, पर सख्ती करने के प्रोसेस में बहुत गलतियां हो जाती हैं। मैं विदेश से आया, 6 घंटे मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया। मैं यूरोप से आ रहा था, ऐसे मुल्क से आ रहा था जिसमें प्रोटोकॉल ज्यादा फॉलो करने पड़ते थे। उस प्रोसेस में काफी एम्बेसडर्स को भी रोक दिया। अब हर आदमी सेफ एक्ट करना चाहता है। उस सेफ्टी के चक्कर में बहुत सारी ज्यादतियां भी हो जाती हैं। बिल्कुल, और उन ज्यादतियों से बचने के लिए जाहिर तौर पर वो भी समझना चाहिए कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं और वो दिक्कतें लोगों को ना झेलनी पड़े, इसके लिए भी कदम उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब कोरोना प्रोटोकॉल का एक बार फिर से पालन आपको करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर का यूज करना पड़ेगा और जरूरत ना हो तो घर में ही रहना पड़ेगा। इन तमाम चीजों को आप अपने अंदर एक बार फिर से लेके आइए और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।